इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो भाग होते हैं, ठीक, या दो भाग हैं या दो चैप्टर में इसको बांटा गया है। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकंड चैप्टर जो आपका है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर है, ठीक। आपके यूपी बोर्ड में ये दोनों मिला करके जो है 8 नंबर का पूछा जाता है, ठीक। तो आइए एक एक का विस्तार को समझते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम आपको केवल इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एक क्रम से जो है कंप्लीट चैप्टर बताएंगे, ठीक। तो देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दो शब्दों से मिला हुआ है। एक तो इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक। और स्टैटिक्स मीन्स होता है रेस्ट, क्या होता है, रेस्ट। या सीधा सीधा बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, अर्थात विराम में रहेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, हिंदी में इसको स्थिर विद्युत की कहते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स मीन्स होता है रेस्ट, अर्थात विराम में। अर्थात इस टॉपिक में हम जितना भी कुछ अध्ययन करेंगे सब में जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, रेस्ट में होगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जो चार्ज है आपका, ठीक। तो इसके दो भाग हैं। फर्स्ट आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा चैप्टर आपका क्या है, स्थिर वैद्युत, वैद्युत बोलो या विद्युत बोलो बात एक ही है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ठीक। तो देखो थोड़ा सा जानकारी अगर हम देते हैं तो सबसे पहले इसमें जो आप स्टडी करोगे या जो पढ़ोगे वो है चार्ज। तो यहाँ पे आज का इंट्रोडक्शन है चार्ज। चार्ज को क्या कहते हैं, आवेश। चार्ज को क्या कहते हैं, आवेश। अब ये चार्ज होता क्या है, ये कैसे आया है, इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसका मात्रा क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। इसमें तो चार्ज क्या है, सबसे बड़ी बात ये थी चार्ज क्या है। तो इसके लिए देखो हम लोग करते क्या हैं, बचपन से करते चले आए हो आप लोग, पेन को लेते हो और बाल में रगड़ते हो और कागज़ के छोटे से टुकड़े के पास ले जाते हो, तो पेन क्या करती है, कागज़ के छोटे से टुकड़े को आकर्षित करती है, ठीक। अब आप सोचिए कि वैसे लेके जाओगे बिना इसको कहीं पर रगड़े, बिना घर्षण के लेके जाओगे तो ये किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही आप इसको रगड़ोगे वैसे ही ये कागज़ के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाएगी। तो ध्यान से देखो भाई, रगड़ने से ऐसा क्या हुआ कि ये कागज़ के छोटे से टुकड़े को आकर्षित करने लगे। आइए इसका विस्तार से हम लोग अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा केमिस्ट्री में चलेंगे क्योंकि इसका जो उदय हुआ है वो केमिस्ट्री से हुआ है, ठीक ना। तो देखिए जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है जिनको आप लोग परमाणु कहते हैं। जैसे मैंने किसी परमाणु की एग्जांपल लेना चाहूँ, ले लिया, बीच में प्लस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो होता क्या है, जैसे आप पेन को, चूँकि ये भी परमाणु से बनी हुई है और बाहर इसके परमाणु ही रहेंगे, ठीक। और परमाणु में बाहर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब आप इसको किसी चीज़ से रगड़ते हो तो ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है ये बाहर निकल जाता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है या दूसरी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ जाता है। अर्थात कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से इस वस्तु पे एक ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण ये किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाती है। उसी गुण को हम लोग कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं, आवेश। तो आवेश क्या है, पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण ये दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और ये आया कैसे, ये दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करने से आया, घर्षण करने से उत्पन्न हुआ। घर्षण आय द सेंस रगड़ने से उत्पन्न हुआ। अब रगड़ने से ये कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि वस्तु से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ तो इस वस्तु पे एक गुण आ गया, उस गुण के कारण ये किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगी और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक। तो यही है आवेश भैया। और ये आवेश क्यों होता है, अगर ये आवेश
आपका रेस्ट में रहेगा। कैसे रहेगा? रेस्ट में रहेगा। रेस्ट का मतलब समझते हो? विराम में। आवेश क्या रहेगा? विराम में रहेगा। अगर ये विराम में रहेगा तो ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। जैसे होता नहीं है, कोई चीज़ है, जैसे इलाका अपना अपना होता है, इलाका तो कुत्तों का होता है, तो ऐसे ये जो आवेश है इसके चारों ओर इसका क्षेत्र रहेगा। इसमें किसी भी चीज़ को ले जाओगे, किसी भी दूसरे चार्ज को ले जाओगे तो वो चार्ज जो है इसके प्रभाव का अनुभव करेगा। ठीक। और यही चार्ज क्या होता है, अगर मैं इस चार्ज को गति करा दूं तो गति करने से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इस पे गुण आ जाता है, कह सकते हो। अभी तो क्या था, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, लेकिन जब ये गति करने लगेगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ इसमें एक और उत्पन्न करेगा क्षेत्र, जो कि है चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यह इसके प्रभाव का अनुभव करता है। बात क्या है, ठीक ना? तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मीन्स होता है रेस्ट। अर्थात इसमें हम लोग किसी भी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या रखेंगे? स्थिर रखेंगे। ठीक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो पार्ट हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इलेक्ट्रॉन क्या है? अभी मैंने क्या कहा था आपको, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये गतिमान हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, उत्पन्न करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। आई बात सुनना। अब आइए एक एक हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आवेश क्या है। इसको मिटाते हैं। देखो भाई, अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ है या और कैसे आया है। आवेश वैसे देखा जाए तो भाई दिखता नहीं है। आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो तो आपको वस्तु दिखती है, बट आवेश नहीं दिखता है। क्योंकि आवेश का आया कहाँ से भाई? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। तो ध्यान से समझो, आवेश है क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है या बोलो अथवा बोलो करती है, अथवा इनका अनुभव करती है। क्या करती है? अनुभव करती है। तो आवेश समझ गए आप लोग। आवेश एक गुण है, किसी भी वस्तु का एक गुण है। अब ये आया कैसे? इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से या उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाने से। इलेक्ट्रॉन कैसे निकला? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से निकला। ठीक। तो आवेश समझ गए भाई। देखो होता क्या है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है विलियम गिलबर्ट। क्या नाम है? विलियम गिलबर्ट जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़े, ठीक, तो उन पर क्या प्राप्त हुआ? आवेश प्राप्त हुआ। यानी घर्षण से क्या प्राप्त हुआ? आवेश प्राप्त हुआ। तो जो, और ध्यान समझो, जैसे दो वस्तु को आपस में रगड़ा ना, तो दोनों पे आवेश प्राप्त हुआ। बस फर्क क्या था? एक पे दूसरे तरह का आवेश आया और दूसरे पे दूसरे तरह का आवेश आया। तो एक साइंटिस्ट थे अमेरिका का जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक वस्तु पे जो आवेश आया उसको धनावेश नाम दिया और दूसरी वस्तु पे जो आया उसको ऋणावेश नाम दिया। अर्थात कह सकते हो कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर
जो आवेश उत्पन्न होता है वो दोनों वस्तुओं पर अलग अलग उत्पन्न होता है, और इन्हीं आवेश को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा, धनावेश तथा ऋणावेश नाम दिया। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जो आवेश होता है, अगर हम बात करें आवेश के प्रकार का, ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं भाई चार्ज कहते हैं इसको इंग्लिश में। आवेश के प्रकार का मतलब है कि टाइप्स ऑफ चार्ज, क्या, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो देखो भाई ये टाइप्स ऑफ चार्ज कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है जो वो होता है धनावेश, क्या होता है, धनावेश, और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश होता है। ऋणावेश या ऋणावेश बात एक ही है। धनावेश को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और ऋणावेश को क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज बोलते हैं, निगेटिव चार्ज बोलते हैं। अब इनको पॉजिटिव नेगेटिव नाम किसने रखा, नाम तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा, ठीक। और ये जो दो तरह के आवेश उत्पन्न हुए इसको बताया कौन, विलियम गिलबर्ट ने बताया, ठीक। तो आवेश समझ गए, आवेश क्या होता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इनका अनुभव करता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जैसे आवेश अगर रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब रुका हुआ है, तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यही आवेश अगर गति करने लग जाएगा, जब ये गति करने लग जाएगा अर्थात मोशन करने लग जाएगा, तो ध्यान से समझो, ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। वही मैं लिखा हूँ, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है अथवा इनका अनुभव करती है। आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, कौन कौन, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ऋणावेश को निगेटिव चार्ज कहते हैं। अब देखिए धनावेश कैसे आता है, किसी वस्तु पर धनावेश कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए भाई, आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे क्लास 11th में, Na है, सोडियम है, ठीक, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये 2 8 1 आएगा, ठीक। और आप Na+ भी पढ़े होंगे, Na+ 2 8। तो देखो ध्यान से, प्लस यहाँ पे आया, प्लस आया का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, ठीक, किसको दिया, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए NaCl जुड़े हुए हैं, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। अर्थात कह सकता हूँ Na+ और Cl-। अब Na पे प्लस क्यों आया, क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। और क्लोरीन के पास माइनस क्यों आया, क्योंकि क्लोरीन ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ध्यान से समझो, प्लस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, माइनस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है। सोचो यहाँ पे प्लस है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, आई मीन्स इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, आई मीन्स इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, ठीक। तो धनावेश क्या है, किसी वस्तु पर धनावेश तब उत्पन्न होता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अर्थात धनावेश बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है या कमी है। और ऋणावेश कब आता है, किसी वस्तु पर ऋणावेश तब उत्पन्न होता है जब उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अर्थात वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक। तो ये मैं बता दिया आपको, धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है ये। अब आते हैं आगे, पढ़ते हैं आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक, इसकी डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हो धनावेश को तो लिख लो, धनावेश तो यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी
वस्तु पर, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। ठीक, ऐसे ही ऋणावेश को लिख सकते हो। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। ठीक, इस हिसाब से आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश की अगर मात्रक देखा जाए तो आप लोग क्लास जब 10th में थे तब पढ़े होंगे आवेश का मात्रक। तो जैसे हम बात करें SI या CGS पद्धति में, SI पद्धति बोलो या MKS पद्धति बोलो, तो इसका जो मात्रक होता है वो आप लोग पढ़े हो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। देखो, जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं वैसे ही आवेश को कूलाम में नापते हैं। अब ये कूलाम साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, इसको COULOMB कहते हैं, कूलाम कहते हैं। या एक मात्रक और होता है। अब वो मात्रक आया कैसे? ये तो MKS SI पद्धति मात्रक है। और आप लोग जब क्लास 10th में रहे होंगे तो पढ़े होंगे धारा I बराबर क्या होता है? Q/T। इस हिसाब से अगर हम लोग Q बराबर निकालेंगे तो IT, यानी Q बराबर IT। I का मतलब है एम्पियर, कहा है कि ये धारा है, तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर। फिर गुणे T फॉर क्या है? टाइम का मात्रक क्या है? सेकेंड। क्या है? सेकेंड। तो देखो भैया, SI या MKS पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो या तो कूलाम होता है या तो एम्पियर सेकेंड होता है। अब इसके अलावा तीसरा मात्रक MKS SI पद्धति में नहीं है। और अगर हम बात करें CGS यूनिट में, तो CGS यूनिट में इसके कई मात्रक होते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे और जानना है कि भाई चूँकि कूलाम और एम्पियर सेकेंड एक ही चीज़ है, जब एक ही चीज़ है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं। आवेश क्या होता है मैंने इसको बता दिया, आवेश कितने प्रकार का होता है ये बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है ये बता दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर विद्युत की, यानी कि हम लोग इसमें उसका अध्ययन करेंगे जब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, अर्थात गतिमान नहीं रहेगा। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। इसको बताया किसने था? अभी मैंने बताया था, गिलबर्ट ने बताया था। भाई जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पे जो आवेश होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है, नहीं अलग अलग प्रकार का होता है। एक और मैंने नाम बताया था आपको, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को धनावेश और ऋणावेश नाम दिया। ठीक, उसके बाद मैंने आवेश का मात्रक बताया आपको। SI MKS पद्धति बाद एक कही है, इसमें आवेश का मात्रक कूलाम होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। अब जहाँ पे आया है कूलाम तो लगे हाथ हम लोग एक कूलाम की परिभाषा लिख लेते हैं। 1 कूलाम। अगर कोई पूछता है भाई 1 कूलाम किसको कहते हैं? 1 कूलम्ब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं COULOMB, 1 कूलम्ब। ठीक, कोई बता सकता है 1 कूलम्ब क्या है? बताओ। देखो 1 कूलाम आवेश हमको निकालना है तो मैं फार्मूले से निकालूंगा। I बराबर फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, I बराबर Q/T होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। यदि किसी चालक तार में
1 सेकंड में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होगा। मेरी बात ध्यान से समझो, ये चालक तार है, ठीक। आप इसको बैटरी से जब जोड़ दोगे, जब बैटरी से जोड़ दोगे तो क्या होगा, बैटरी से जोड़ने पे इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। अब धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाहित होने में कुछ टाइम लगेगा भाई। आप 1 सेकंड के लिए धारा प्रवाहित कर रहे हो, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा बनानी है 1 कूलाम की। तो कह रहा है यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो कामा तो उस चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होता है। तो इसको लिख लेते हैं, आइए। यदि चालक में 1 एम्पीयर विद्युत धारा, चालक में 1 एम्पीयर विद्युत धारा, 1 एम्पीयर विद्युत धारा कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड, 1 सेकंड तक प्रवाहित, 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है या प्रवाहित हो, बात एक ही है। 1 सेकंड तक प्रवाहित हो कामा तो चालक में जो आवेश प्रवाहित होगा किसके बराबर होगा, 1 कूलाम के बराबर होगा। तो यहाँ लीजिए, तो उस चालक में प्रवाहित आवेश कितना होगा, 1 कूलाम होगा। ये मैं 1 कूलाम की परिभाषा बता दी। कभी कभी पूछ लेता है एक नंबर में, भाई 1 कूलाम को परिभाषित कीजिए। तो ऐसा बोलो, यदि चालक में 1 एम्पीयर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम होगा। आई बात सुनना, इसको आप लिख लीजिए। आइए अब इसका मात्रक देखते हैं, किसका, आवेश का। मात्रक बहुत ही आसान है। अभी मैंने बताया आपको मात्रक क्या होता है, मैंने आपको एसआई पद्धति में बताया, अभी सीजीएस पद्धति में बताना है। तो सबसे पहले इसका बीमीय सूत्र लिख लीजिए। किसका बीमीय सूत्र, आवेश का। तो आवेश का बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला आप चार्ज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, ठीक। तो देखो भाई, चार्ज क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है। क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो चूंकि आवेश क्या होता है, क्यू बराबर IT होता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग लिखेंगे बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र आएगा I माने धारा को A हो गया, T फॉर टाइम AT हो गया, ठीक। ये बीमीय सूत्र हो गया, किसका, आवेश का। इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका क्या आएगा, सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो आइए आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक देखते हैं। बहुत सिंपल है। देखो, आवेश का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो स्टेट कूलाम होता है। क्या, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक, ठीक। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक यानी कि यूनिट्स ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम, ठीक। ये होगा, ये होता क्या है, स्टेट कूलाम। ध्यान से समझिए, स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। या इसका एक और जो है, या इसी को हम लोग बोलते हैं ESU। क्या बोलते हैं, 1 ESU बोल सकते हैं, ESU। तो देखो भाई, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम होता है या तो ESU होता है, ठीक। या एक और इसका है, या फ्रैंकलिन। क्या है, देखो ये साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है भाई, जिसके पहले मैंने आपको बताया था ना भाई, फ्रैंकलिन ने इनका नाम रखा था, प्लस और माइनस
ठीक। तो उन्हीं के नाम पे जो है इसका मात्रक लिखा गया है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, FR। ये क्या है, ये सीजीएस पद्धति में मात्रक है। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम होता है या ईएसयू होता है। ईएसयू कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, स्थिर विद्युतिकी इकाई कहते हैं, ठीक, ईएसयू को। अगर हम बात करें, ये तो सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया। एक होता है इसका चुंबकीय मात्रक होता है, किसका, आवेश का चुंबकीय मात्रक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आवेश का चुंबकीय मात्रक का मैग्नेटिक यूनिट्स ऑफ चार्ज। अगर अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक यूनिट्स ऑफ चार्ज, ठीक। इसका भी अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक, तो ऐसा लिख सकते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम, ठीक। तो देखो भैया, जो मैग्नेटिक है अर्थात आवेश का चुंबकीय मात्रक है वो एब कूलम है। क्या है, एब का नहीं रहेगा, एब कूलम। मैग्नेटिक यूनिट्स क्या है इसका, एब कूलम है। इसको अगर हम लिखना चाहे एब लिखते हैं, COULOMB, एब कूलम। ये क्या है, एब कूलम है, ठीक ना। तो मैंने इसका आपको SI MKS पद्धति में मात्रक बता दिया। SI MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है या तो एम्पियर सेकेंड होता है, ठीक। और सीजीएस पद्धति में अगर हम बात करें तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है, एब कूलाम, स्टेट कूलाम होता है, ईएसयू होता है या फ्रैंकलिन होता है। और इसका चुंबकीय मात्रक क्या है, चुंबकीय मात्रक एब कूलाम होता है। तो समझो, एक कूलाम बराबर, बात को समझिए, क्योंकि सब में हम एक रिलेशन निकाल देते हैं जिससे आपको याद रहेगा। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। ESU मतलब ये मैं बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। इसी के बराबर, चूँकि ESU वही चीज़ है, वही फ्रैंकलिन है, तो ये लिख सकते हैं 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। क्या लिख सकते हैं, फ्रैंकलिन। अब चूँकि देखो भाई, कूलाम क्या है, SI पद्धति में मात्रक है, ESU क्या है, सीजीएस पद्धति में मात्रक है। जैसे आप लोग पढ़े हो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, वैसे ही एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। और यही चीज़ अगर फ्रैंकलिन में लिखोगे तब भी वही आएगा, काहे का सीजीएस में दोनों का दोनों वही मात्रक होता है। अगर इसको हम लोग मैग्नेटिक में लिखेंगे तो ये आएगा 1/10। कितना आएगा, 1/10 एब कूलाम आएगा, ठीक। ये आवेश का मात्रक हो गया, मैं सब बता दिया इसमें, आप लोग इसको लिख लीजिए। होते तो और सारे मात्रक हैं, माइक्रो कूलाम होता है, मिली कूलाम होता है, ठीक। बट अगर इसमें देखा जाए तो सबसे छोटा मात्रक क्या होता है आवेश का, तो समझो यहाँ पे आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ESU होता है। क्या होता है, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, या इसी को लोग बोल देते हैं फ्रैंकलिन। बात वही हुआ, चाहे ESU लिखो चाहे फ्रैंकलिन लिखो, बात एक ही है, ठीक। कहीं कहीं आपको ESU मिल जाएगा, कहीं कहीं फ्रैंकलिन मिल जाएगा, तो दोनों सही है, चाहे आप ESU लिखो चाहे आप फ्रैंकलिन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, स्थिर विद्युतीय इकाई, ये फ्रैंकलिन, ये नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक। और अगर हम बात करें सबसे बड़े मात्रक का, तो हम लोग लिख सकते हैं आवेश का सबसे बड़ा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो देखो भाई, आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फैराड, एक फैराड क्या होता है, ये फैराड बोलो या फैराडे बोलो, ठीक। एक फैराडे बराबर होता है 96500 कूलाम, ठीक। एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96500 कूलाम। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ESU या फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। एक फैराडे बराबर 96500 कूलाम होता है, ठीक।
तो ये था आवेश के बारे में कुछ जानकारी है, आप लोग इसको लिख लीजिए।